इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 28 अगस्त 2025 के आसपास के भारतीय व्यापार और आर्थिक जगत से जुड़ी ढेर सारी खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं और कुछ नोट्स भी हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस जानकारी के भंडार को खंगालना, इसमें से सबसे ज़रूरी रुझानों और घटनाओं को बाहर निकालना है और ये समझना कि भारतीय अर्थव्यवस्था और अलग-अलग सेक्टरों के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर से। आजकल जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें सुधार की काफ़ी बातें हो रही हैं। एक प्रस्ताव है कि मौजूदा जो 4 टैक्स स्लैब हैं उनकी जगह सिर्फ 2 रखे जाए। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, शायद चीजें सस्ती हों और लोग ज्यादा खरीदारी करें। हाँ, बिल्कुल। अशोक लेलैंड के सीएफओ मतलब उनके फाइनेंस हेड ने भी कहा है कि कमर्शियल गाड़ियों यानी ट्रकों वगैरह के उद्योग के लिए ये अच्छा होगा। सही। टैक्स का झंझट कम होगा और शायद मांग बढ़ सकती है। हाँ, जीएसटी को सरल बनाने की बात तो जोरों पर है। सिद्धांतिक तौर पर देखें तो 2 स्लैब से सिस्टम वाकई आसान हो सकता है और हाँ, खपत भी बढ़ सकती है। लेकिन देखिए, ये बदलाव जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी। कंपनियों को अपने सिस्टम बदलने पड़ेंगे और सरकार को ये पक्का करना होगा कि सब कुछ ठीक से चले। अच्छा। और वो जो नवीकरणीय ऊर्जा की राहत की बात है, सोलर और विंड एनर्जी वाली, हाँ। वो भारत के क्लाइमेट चेंज से लड़ने और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के बड़े लक्ष्यों से सीधे जुड़ती है। इससे इन सेक्टर्स में और निवेश आ सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि टैक्स कम होने का फायदा क्या वाकई ग्राहकों तक पहुंचेगा या फिर कंपनी अपना मार्जिन बढ़ा लेंगी? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। अच्छा, अब एक बाहरी चुनौती पर आते हैं। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। ये तो काफी बड़ा झटका लगता है। हाँ, ये खबर तो चिंताजनक है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गवा ने तो इसे सीधी धौंस कहा है और देश से एकजुट होने की अपील की है। बैंकों का भी आकलन है कि कपड़ा, रत्नाभूषण, केमिकल्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये सेक्टर काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हालांकि टाटा स्टील के सीईओ थोड़े अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि भारत में उनके स्टील कारोबार पर ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, यूरोप का काम जरूर प्रभावित हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब घरेलू मांग शायद उन्हें बचा लेगी। शायद। और इस खबर के बाद वेलस्पिन लिविंग और आलोक इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल शेयरों में गिरावट भी आई। स्वाभाविक है, बाजार तुरंत रिएक्ट करता है ऐसी खबरों पर। एक ऑटो पार्ट्स कंपनी सुप्रजीत इंजीनियरिंग को कम से कम $5 लाख का नुकसान दिख रहा है। अच्छा। जबकि दूसरी कंपनी एम4 ऑटोटेक कह रही है कि उनके पार्ट्स टैरिफ लिस्ट से बाहर है। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हाँ, मतलब असर सब पर एक जैसा नहीं होगा। और कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह तो इसे अमेरिका का पाखंड बता रहे हैं और चेता रहे हैं कि बाजार शायद इस टैरिफ के असर को कम आंक रहा है। ये टैरिफ वाली स्थिति वाकई, जैसा मैंने कहा, चिंताजनक है। ये भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, खासकर उन सेक्टर्स में जिनका जिक्र बैंकों ने किया, कपड़ा, रत्नाभूषण। लेकिन जैसा टाटा स्टील या एमफोर्स के बयानों से लग रहा है, कुछ हद तक लचीलापन भी है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों से कहा है कि वो इस जोखिम का ठीक से आकलन करें। हाँ, वो जरूरी है। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि पूरे बैंकिंग सिस्टम पर कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन बाजार का मोड जरूर बिगड़ा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स गिरा भी है। हाँ, वो देखा हमने। सरकार ने भी जवाब में कदम उठाया है। कपास के आयात पर ड्यूटी छूट दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है ताकि कपड़ा उद्योग को थोड़ी राहत मिल सके। अच्छा, ये एक तरह का काउंटर मेजर है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव घरेलू नीतियों को तुरंत प्रभावित करते हैं। एक तरह की आर्थिक रस्साकशी चल रही है। सही कहा। अच्छा, कुछ और इंडिकेटर्स देखते हैं। एक रेटिंग एजेंसी है ICRA, उनकी रिपोर्ट थोड़ी चिंता बढ़ाती है। क्या कहती है रिपोर्ट? उनका अनुमान है कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों का घाटा अगले वित्त वर्ष मतलब FY26 में बढ़कर 95,000 से 1,05,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और जुलाई में घरेलू हवाई यात्रा में भी कमी आई, मतलब उड़ने वालों की संख्या घटी है। तो एविएशन सेक्टर दबाव में है? लगता तो यही है, पर हर जगह मंदी नहीं है। जैसे एक कंपनी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, उनकी LCL, FCL और एयर कार्गो तीनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स में चीजें ठीक चल रही हैं। हाँ, दूसरी तरफ टैबलेट का बाजार सिकुड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले 32% से ज्यादा की गिरावट। हालांकि सैमसंग अभी भी टॉप पर है। टैबलेट शायद अब उतने पॉपुलर नहीं रहे। शायद।
और बैंकों की बात करें तो S&P ग्लोबल का कहना है कि पहली तिमाही थोड़ी कमजोर रहने के बाद साल के दूसरे हिस्से में बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम्स उसमें सुधार की उम्मीद है। तो ये निम्स तो बैंकों की कमाई का एक मुख्य जरिया होता है। हाँ, उनके लोन पर कमाई और जमा पर ब्याज देने के बीच का अंतर। तो इन अलग अलग संकेतों को जोड़ें तो एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है। कुछ सेक्टर जैसे एयरलाइंस या टैबलेट्स साफ तौर पर दबाव में हैं। हाँ, वजहें बाहरी भी हो सकती हैं, घरेलू भी, लेकिन लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर मजबूती दिखा रहे हैं और बैंकों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद भी है। और निवेश को लेकर भी दो तरह की बातें हैं। जैसे एक तरफ इन्फोसिस के एक बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि कंपनियां प्राइवेट 5G नेटवर्क्स में पैसा लगाने से हिचकिचा रही हैं। उन्हें सीधा फायदा नहीं दिख रहा शायद। हाँ, ROI का सवाल तो हमेशा रहता है। और दूसरी तरफ मांग उठ रही है कि चीन से गैर रणनीतिक मतलब कम महत्व वाले सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से निवेश आने दिया जाए। अच्छा, ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है मौजूदा माहौल में। है तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक रफ्तार से नहीं चल रही, अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग कहानियां हैं। सही कहा, एक दिलचस्प घालमेल है। चलिए अब कॉर्पोरेट दुनिया की हलचल पर फोकस करते हैं। यहाँ काफी कुछ चल रहा है, कंपनियों का आपस में मिलना, खरीदना, साथ मिलकर काम करना। हाँ, कॉर्पोरेट एक्शन तो हमेशा चलता रहता है। अगर हम विलय और अधिग्रहण यानी M&A और जॉइंट वेंचर्स JVs यानी साझा उद्यमों को देखें तो कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। जैसे HLE ग्लासकोट ने जर्मनी की एक कंपनी खरीद ली है। अच्छा, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। हाँ, फिर वॉकिंग ट्री टेक्नोलॉजीज एक और IT कंपनी ऑक्टावेयर को खरीदने की कोशिश में है। कंसोलिडेशन हो रहा है IT में। लगता है। फिर रेलवे इंफ्रा में बड़ा नाम टेक्समैको रेल और RVNL साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है। वाह, ये तो बड़ा JV है। रेलवे पे फोकस बढ़ रहा है। बिल्कुल। शिल्पा मेडिकेयर सऊदी अरब में पार्टनरशिप कर रही है परमानेंट मैग्नेट्स सिंगापुर की कंपनी के साथ। मतलब कंपनियां सिर्फ घरेलू बाजार नहीं देख रही, बाहर भी मौके तलाश रही हैं। हाँ, ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश है। और कुछ कंपनियां नए सेक्टर में भी उतर रही हैं, जैसे AGI इंफ्रा रियल एस्टेट में और PVV वेंचर्स हेल्थ केयर टेक में। बिल्कुल, इन कदमों के पीछे साफ रणनीति दिखती है। HLE का अधिग्रहण उन्हें नए बाजारों जैसे इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी में घुसने में मदद करेगा। यह है विविधीकरण। वॉकिंग ट्री का कदम IT सेक्टर में कंसोलिडेशन का संकेत है। जैसा आपने कहा, टेक्समैको और RVNL का साथ आना भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण और बढ़ते इंफ्रा खर्च का फायदा उठाने की कोशिश है। हाँ, वो तो है। और जैसा आपने बताया, शिल्पा, परमानेंट मैग्नेट्स या फिर मनोरमा इंडस्ट्रीज भी है जो बुर्किना फासो और ब्राजील में काम कर रही हैं। ये सब दिखाता है कि भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल लेवल पर सोच रही हैं। सही। और AGI और PVP का नए क्षेत्रों में जाना दिखाता है कि कंपनियां ग्रोथ के लिए नए रास्ते तलाशने से हिचक नहीं रही हैं। ये सब भारतीय कॉर्पोरेट जगत की सक्रियता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इन डील्स के अलावा कुछ अहम साझेदारियां भी हुई हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हाँ, पार्टनरशिप्स भी जरूरी हैं आजकल। जैसे इन्फोसिस और मास्टरकार्ड मिलकर विदेशों में पेमेंट भेजना आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ये तो बड़ा मार्केट है। हाँ, हेक्सावेयर और रिप्लिट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए साथ आए हैं। रेमको सिस्टम्स एयरलाइन सॉफ्टवेयर के लिए यूएमको के साथ। एविएशन सॉफ्टवेयर में भी काफी काम हो रहा है। TCS एक बड़ी लैब कंपनी यूनिलैब के लिए क्लाउड सिस्टम अपग्रेड कर रही है। और रेटगेन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में होटलों को ज्यादा बुकिंग दिलाने के लिए प्रॉफिट रूम के साथ जुड़ी है। यहाँ एक साफ पैटर्न दिख रहा है। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं। चाहे वो फाइनेंस हो, IT, एविएशन हो या हॉस्पिटैलिटी। मकसद है कामकाज को आधुनिक बनाना, लागत कम करना और ग्राहकों को बेहतर सर्विस देना। सही। इन्फोसिस, मास्टरकार्ड जैसी पार्टनरशिप्स ग्लोबल ऑपरेशन को आसान बनाने पर केंद्रित हैं, जबकि हेक्सावेयर, रिप्लिट जैसी पार्टनरशिप्स इनोवेशन और तेजी लाने पर। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की लहर है जो हर उद्योग को छू रही है। और पैसा जुटाने की भी खूब खबरें हैं। NDTVs फंड जुटाने की सोच रहा है। अच्छा। सेल्विन ट्रेडर्स वारंट जारी करके करीब 40 करोड़ रुपए जुटा रहा है रिटेल और विदेश में विस्तार के लिए। वेदांता ने तो कमाल ही कर दिया, 81,743 करोड़ की भारी भरकम विस्तार योजना। 81,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, नाल्को भी पीछे नहीं, 300 अरब का निवेश करेगी और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम प्रोजेक्ट में भी हिस्सा लेगी। लिथियम मतलब EV बैटरी और एनर्जी स्टोरेज पर फोकस। बिल्कुल। हालांकि एक उलट खबर भी है,
हुडको ने ब्याज दरें ज्यादा होने की वजह से अपना 3,000 करोड़ का बॉन्ड इशू रद्द कर दिया। ये दिखाता है कि ब्याज दरें मायने रखती हैं। महंगा कर्ज लेने से कंपनियां बच रही हैं। सही। दूसरी तरफ डेल्फी वर्ल्ड मनी 100 करोड़ का राइट्स इशू ला रही है। राणे होल्डिंग्स 100 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू से जुटाएगी। वेलकम ड्रग्स 80 करोड़ QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटा रही है। मतलब पैसा जुटाने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, सम्मान कैपिटल ने $300 मिलियन का सोशल बॉन्ड जारी किया है। पावर मेक को अदानी की एक कंपनी से 371 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। और जियो फाइनेंशियल के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जबरदस्त उछाल आया है, 11,665 करोड़। साथ ही उन्होंने एलियांस और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की है। जियो फाइनेंशियल तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये फंडिंग की गतिविधियां दिखाती हैं कि पैसा जुटाने के कितने अलग अलग तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। इक्विटी, कर्ज, वारंट्स, राइट्स इशू, QIP, यहाँ तक कि सोशल बॉन्ड भी। को और जियो फाइनेंशियल के बड़े निवेश प्लान दिखाते हैं कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद ग्रोथ को लेकर भरोसा बना हुआ है। सही। लेकिन हुडको का बॉन्ड इशू रद्द करना एक चेतावनी भी है। कंपनियां ब्याज दरों को लेकर काफी संवेदनशील हैं। बिल्कुल। जियो फाइनेंशियल का प्रदर्शन और उसकी पार्टनरशिप्स ये साफ करती हैं कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है। चलिए अब फटाफट कुछ खास इंडस्ट्रीज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो शायद बड़ी तस्वीर से जुड़ती हों। हाँ, क्विक राउंड। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा की XUV 700 का नया मॉडल टेस्टिंग में दिखा है। फेसलिफ्ट आ रहा है मतलब। हाँ, प्रीमियम बाइक्स मतलब 350 सीसी से ऊपर वाली, उन पर GST बढ़ने की बात चल रही है। अच्छा, महंगी हो सकती हैं प्रीमियम बाइक्स। TVS ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च किया है और मारुति की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार विटारा को हरी झंडी मिल गई है। ये EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ते कदम है। हाँ, EV का जिक्र महत्वपूर्ण है। ये सीधे तौर पर ऊर्जा परिवर्तन और सरकारी नीतियों से जुड़ा है। टेक और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी खबर है। भारत की पहली घरेलू डिजाइन वाली चिप जल्द ही CG सेमी की गुजरात फैसिलिटी से निकलने वाली है। ये OSAT फैसिलिटी है। OSAT मतलब आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट। ये तो मेक इन इंडिया के लिए बहुत अहम है। हाँ, लगता तो है। TCS ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग यूनिट बनाई है। अमित कपूर लीड करेंगे उसे। AI पर फोकस बढ़ रहा है। और महिंद्रा अब एयरबस हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज मतलब ढांचा बनाएगी। ये चिप वाली खबर और TCS का AI यूनिट बनाना दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर है। सही। ऊर्जा सेक्टर में नैल्को नई बॉक्साइट और कोयला खदानें लेने की सोच रही है। अपने रॉ मटेरियल सप्लाई को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। ज्ञान ऑयल कच और KG बेसिन में समुद्र में तेल और गैस की खोज मतलब ड्रिलिंग शुरू करने वाली है। BPCL ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक हेड नियुक्त किया है। एनर्जी ट्रांजिशन। और शक्ति पंप्स को 16 पंप का बड़ा ऑर्डर मिला है, 268 करोड़ से ज्यादा का। ये फिर से ऊर्जा परिवर्तन की कहानी से जुड़ता है। पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर भी फोकस है। रिटेल में त्योहारों के मौसम में ई-कॉमर्स बिक्री 1.2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, पिछले साल से 27% ज्यादा। 27% ग्रोथ। ये ई-कॉमर्स की ग्रोथ विमानन सेक्टर की चुनौतियों के बिल्कुल विपरीत है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, बिल्कुल। और नायका का ब्यूटी ब्रांड K ब्यूटी अब UK में भी लॉन्च हो गया है। ग्लोबल एक्सपेंशन। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी फल फूल रही है। एविएशन और इंफ्रा में स्पाइस जेट की एक सहायक कंपनी है स्काई हॉप, उसे सी प्लेन सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिला है। सी प्लेन, इंटरेस्टिंग। इंडिगो के एक बड़े प्रोमोटर राकेश गंगवाल परिवार अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोच रहे हैं। और नवी मुंबई का ऑफिस मार्केट बढ़ रहा है। इंफ्रा डेवलपमेंट का असर। फाइनेंस में PNB ने दिल्ली में स्टार्टअप्स के लिए खास ब्रांच खोली है। आदित्य बिरला कैपिटल को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पेमेंट एग्रीगेटर मतलब डिजिटल पेमेंट्स को संभालने वाली कंपनियां। फिनटेक बढ़ रहा है। हाँ। यूनिटी बैंक और भारत पे ने मिलकर EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और HDFC बैंक विदेशी EM फंड्स मतलब इमर्जिंग मार्केट फंड्स की टॉप पसंद बना हुआ है। ये HDFC बैंक की लोकप्रियता भारतीय बैंकिंग सेक्टर में भरोसे का संकेत है। और हाँ, सरकारी कंपनियां जैसे IOCL, ऑयल इंडिया, PGCL भी भर्तियां कर रही हैं इंजीनियर्स वगैरह की। अच्छा, नौकरियां भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें, भारतीय व्यापार जगत एक दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। काफी उतार चढ़ाव है।
एक तरफ अमेरिका के टैरिफ जैसे बाहरी दबाव हैं, तो दूसरी तरफ जीएसटी सुधार जैसे घरेलू बदलाव हो रहे हैं। हमने कंपनियों को बड़ी रणनीतिक चालें चलते देखा, विलय, अधिग्रहण, पार्टनरशिप, भारी निवेश। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में भी काफी कुछ हो रहा है, एआई, चिप प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और अलग-अलग सेक्टरों में अपनी-अपनी चुनौतियां और मौके हैं, जैसे एयरलाइंस का संघर्ष और ई-कॉमर्स की उड़ान। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अमेरिका का टैरिफ लगता है तो सरकार कपास पर ड्यूटी छूट देती है, जीएसटी सुधरता है तो अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां अपनी रणनीति बदलती हैं। इन सारी खबरों के पीछे कुछ बड़े ट्रेंड साफ दिख रहे हैं। डिजिटल बदलाव, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। सही कहा। यही वो ताकतें हैं जो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देंगी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया, चिप बनाने और रक्षा उत्पादन पर जोर दे रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ जैसे वैश्विक व्यापारिक झगड़े भी हैं। ऐसे में आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता और दुनिया से जुड़ने यानी वैश्विक एकीकरण के बीच अपना संतुलन कैसे बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।